सो वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर की। हमारा जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, किस टाइप की हमारे पास बैंकें होती हैं, कौन किससे कनेक्ट होता है, किसका क्या काम होता है, कुछ बैंकों का स्पेसिफिक रोल होता है, वो भी हम देखेंगे। कुछ नई टाइप की बैंकें बनी हैं कुछ बीते कुछ सालों में, उन्हें भी देखेंगे। ठीक है। पूरे जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है एक बार आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको बैंक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये नहीं समझ दिक्कत आएगी कि बैंक करती क्या है। ठीक है। और इस बैंक की कितनी पावर्स हैं, किस सेक्टर में ये काम करेगी, ये सब चीज़ें बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी बैंक के कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो बच्चे बैंकिंग स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनाएंगे हम। आप उस डायग्राम को बनाते चलिएगा साथ साथ। बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक। तो बच्चे जो हमारी बैंक हैं उनमें सबसे टॉप पर तो एक तो हमारी आरबीआई आती है। ठीक है। ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है। इसी ने सभी बैंकों को क्लासिफाई किया है। इसने क्या किया है, सभी बैंकों को क्लासिफाई किया है। बेसिकली आप ये देखोगे कि जो बैंकें हैं वो तीन कैटेगरी में प्राइमरी डिवाइड है। कौन कौन सी कैटेगरी में, चलिए बना लीजिए। शेड्यूल बैंक, second category is non scheduled bank, third category is development bank। थर्ड कैटेगरी इज डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। अब ये शेड्यूल बैंक क्या होती हैं, यानी शेड्यूल बैंक क्या होती हैं, वो बैंकें, ध्यान रखना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, है ना, उसके बाद मैं सबको एक बार एक एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। शेड्यूल बैंक के बच्चे हमारे दो तरीके की होती है, एक तो होती है कॉमर्शियल बैंक और होती है कोऑपरेटिव बैंक। कौन कौन सी होती है, कॉमर्शियल बैंक, तो आप यहाँ पे क्लासिफाई कर लीजिए दो पार्ट्स में, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, चाहो तो आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, है ना। और सॉरी, कॉमर्शियल में भी कई सारे क्लासिफिकेशन है, एग्जांपल बाद आएंगे। कॉमर्शियल में भी क्लासिफिकेशन है। ये हैं हमारे चार प्रकार की बैंक हैं। कौन कौन सी हैं, एक बार देख लीजिए कौन कौन सी बैंकें हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, अच्छा इसको क्लासिफाई कर लीजिए नेक्स्ट पेज पर। ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पर इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा देखिए, तो बच्चे ये हमारी पहुंच जाएंगी चार तरीके की बैंक। फर्स्ट वन है, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। फर्स्ट वन है प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक कॉमर्शियल बैंक, देन आरआरबीज, क्या है, आरआरबीज। देन है हमारी फॉरेन कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन कॉमर्शियल बैंक। प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक आप जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी हैं। ठीक है। ये जितनी भी हमारे पास प्राइवेट बैंकें हैं ये सब हमारी प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आती हैं। एग्जांपल के तौर पे लिख लो यहाँ पर आईसीआईसीआई, आपके एचडीएफसी, ठीक है ना। और कौन सी हैं कॉमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सर ये नहीं तो पब्लिक है ना। तो ये तो लिख लो, बाकी और मैं बता दूंगा। पब्लिक बैंक्स आपकी सरकारी बैंक हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई, केनरा बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये पब्लिक बैंक हो गई। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में और थोड़ा सा बात करते हुए चलते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करेंगे, ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। चलो, अच्छा, फॉरेन बैंक कौन सी? फॉरेन बैंक जैसे आपकी जो विदेशी बैंक हैं, जैसे एचएसबीसी बैंक है, सिटी बैंक है ना, इनका ओनरशिप कहाँ पर है? ओनरशिप फॉरेन की है, ठीक है, कहाँ की है? फॉरेन की ओनरशिप है, इसलिए मैंने फॉरेन बैंक बोलेंगे, ठीक है। चलिए, शेड्यूल बैंक की मैं बात कर लेता हूँ। शेड्यूल बैंक में क्या बोलते हैं इसको? शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? शेड्यूल बैंक, अब बच्चे समझना कि शेड्यूल बैंक होते क्या है, ठीक है। हम उन बैंकों को शेड्यूल बैंक बोलते हैं जो कि लिस्टेड हैं अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ 1934 एक्ट ऑफ आरबीआई। फिर से समझ लो, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में एक लिस्ट दे रखी है बैंकों की, ठीक है। उस लिस्ट में जिन बैंकों का नाम मेंशन है, उन सभी बैंकों को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल बैंक। तो यहां पे लिख लो मेंशन इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। इस एक्ट में 1934 एक्ट में सेकंड शेड्यूल में जो बैंक मेंशन हैं, उन सभी बैंकों को क्या बोलेंगे? शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। इनकी एक और खासियत होती है कि इनको पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए अपने पास डिपॉजिट करके रखना पड़ता है, ठीक है। पेड अप कैपिटल अपने पास 5 लाख रुपए डिपॉजिट करके रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जैसे आपकी पुरानी वाली प्राइवेट्स बैंकें रहीं, नई प्राइवेट्स बैंकें, एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट्स, शेड्यूल कॉमर्शियल प्राइवेट सेक्टर्स, शेड्यूल फॉरेन बैंक्स, ये भी आ जाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आज़ादी से पहले जितनी भी हमारे पास, इस एक्ट से पहले जितनी बैंकें थीं, वो सब इसमें शामिल हैं। इसके बाद नई बैंकें भी बनती हैं, वो भी इसमें अपडेट की जाती हैं। फॉरेन बैंकें हैं, वो भी इंडिया में आती हैं, वो भी अपडेट की जाती हैं, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक्स किसे बोलेंगे? जो सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक किसे बोलेंगे? जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। नॉन शेड्यूल बैंक नॉट मेंशन इन आरबीआई एक्ट, ठीक है। ये बात बड़े आराम से समझ लोगे, नॉन शेड्यूल बैंक उन्हें बोलेंगे। खासियत इनकी कुछ और होती है कि देखो, नॉन शेड्यूल बैंक्स को रेगुलेट तो आरबीआई करता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं होता। आरबीआई की कुछ पॉलिसीज हो सकता है कि नॉन शेड्यूल बैंक ना माने, दैट मे बी द पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे और मे नॉट फॉलो आरबीआई पॉलिसी, फॉलो आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस मे नॉट फॉलो आरबीआई गाइडलाइंस। अब आप कहोगे सर बैंकिंग सेक्टर की पूरी जिम्मेदारी तो हमने आरबीआई को दे रखी है। हाँ, जो सेकंड शेड्यूल्स में हैं उनकी गारंटी एक तरीके से आरबीआई ले लेता है कि इनको हम बचाएंगे, लेकिन वहीं पर हम बात करें नॉन शेड्यूल्स बैंक की, तो वहाँ पर आरबीआई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। गाइडलाइंस रेगुलेशंस हो सकता है कि ये ना माने, दैट मे बी द पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसलिए आरबीआई कभी भी नहीं बोलता है कि आप इन नॉन शेड्यूल बैंकों में खाता खुलाइए, ठीक है। तो देखा जाए तो बच्चे 11 स्टेट कोऑपरेटिव नॉन शेड्यूल बैंक हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहो तो 11 नॉन शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कितनी हैं, ये
11 नॉन शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, नॉन शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कितनी है? 11 है। ठीक है, नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, अब हम बात करेंगे नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये लगभग मान के चलिए कि 1500 से ऊपर की हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली इनका एग्जैक्ट डेटा। तो नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये अप्रोक्सीमेटली कितनी है? लगभग 1500 से ऊपर है। ठीक है, ये वो छोटी छोटी बैंकें होती हैं जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब आप ये मान के चलिए कि सपोज करो मैं हूँ, है ना, और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैंने क्या किया, एक बैंक खोल ली। ठीक, ये आएगी मेरी कॉमर्शियल कैटेगरी में। किस में आएगी? कॉमर्शियल कैटेगरी में। वहीं पर अगर मैं खुद इतना सक्षम नहीं हूं कि बैंक खोल पाऊं, तो मैं क्या करूंगा, 10-12 लोगों का एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, और उस ग्रुप के सहारे, उस ग्रुप से चंदा इकट्ठा करके, पूरा ग्रुप क्या करेगा, चंदा इकट्ठा करके एक बैंक खोलेगा, जिसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव बैंक। क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव बैंक। तो ऐसे जो ग्रुप्स के द्वारा जो बैंक्स चलती हैं, उन्हें हम कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। अब ये दो कैटेगरीज में आती हैं। छोटी बैंक होगी तो उसे हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे, और बड़ी बैंक होगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे, बड़ी बैंक को। इसका ये मतलब हो गया कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो एटलीस्ट 3 स्टेट्स में इस्टेब्लिश होनी चाहिए, कम से कम 3 स्टेट्स में वो हो, तो वो इस स्टेट कैटेगरी का दर्जा मिल जाता है ना। और अर्बन कोऑपरेटिव अगर एक ही स्टेट में काम कर रही है तो अर्बन कोऑपरेटिव की कैटेगरी में आती है। तो अर्बन कोऑपरेटिव में लगभग 1500 हमें बैंकें देखने को मिल जाती हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव में 11 कॉर्पोरेट बैंकें देखने को मिल जाती हैं। ये दोनों ही नॉन शेड्यूल कैटेगरी में आती हैं, इसलिए ये थोड़ी सी रिस्की होती हैं। ध्यान रखना कैसी होती हैं, थोड़ी सी रिस्की होती हैं, क्योंकि आरबीआई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आरबीआई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, और ना ही इनमें खाता खुलाने के लिए रिकमेंड करता है, क्योंकि बहुत छोटी हैं, कभी भी कोलैप्स हो सकती हैं, रिस्क ज़्यादा है ना। तो इसलिए तो आई थिंक आपको कोऑपरेटिव शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये 3 चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अर्बन कोऑपरेटिव का कुछ है उदाहरण, कुछ ऐसा है कि? हाँ है, कुछ 2-4 बैंकों का नाम है, उनका चाहो तो नोट कर लो। जैसे है कैपिटल लोकल एरिया बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, अपनी सहकारी बैंक लिमिटेड। तो ये कुछ बैंक हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चाहो तो लिख लेना। कैपिटल लोकल एरिया बैंक मैं लिख ही देता हूँ। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेना, है ना। एक और है, चाहो तो लिखना चाहो तो अपनी सहकारी, अपनी सहकारी। ठीक है, अपनी सहकारी बैंक। तो ये है। ठीक है, अब बच्चे शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक को हमने क्लासिफाई तो कर दिया, इनमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट एक तो मैंने वो बता दिया था कि आपको देखो शेड्यूल बैंक में रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना, वहाँ पे रिस्क कम है, आप अपने पैसे अच्छे डिपॉजिट कर पाओगे। ठीक है, ठीक। और इन केस अगर इन बैंकों को, जो शेड्यूल बैंक हैं, अगर इनको जरूरत पड़ती है तो आरबीआई क्या कर सकता है, मदद कर सकता है, फाइनेंसिंग में हेल्प कर देगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देगा। ठीक है, अब मैंने आपसे एक बात स्टार्टिंग में कही थी, सारे बैंकों को चलाने की जिम्मेदारी किसकी? आरबीआई की है। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक भी हैं तब भी आरबीआई मदद करेगा, लेकिन करेगा बिल्कुल जब डूबने वाली होंगी तब। ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं तुमको बता दूं,
एक क्लासिफिकेशन कर लो, है ना, थोड़ा सा बढ़िया समझ में आ जाएगा उस चीज़ों को। शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में आप क्लासिफिकेशन कर लो। देखो, आरबीआई विल हेल्प फाइनेंशियली फॉर रेगुलर वर्क। ठीक है, रोजमर्रा में जरूरत पड़ रही है तो जाके बैंक मदद ले सकती है आरबीआई से, और आरबीआई उनकी हेल्प कर देगा। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की मदद आरबीआई कब करेगा? जब ये डूबने वाली होंगी, एट द टाइम ऑफ कोलैप्स, एट द टाइम ऑफ कोलैप्स। ठीक है, जब ये कोलैप्स होने वाली होंगी तब मदद करेगा, यानी रेगुलर टाइम में इसकी मदद नहीं करेगा आरबीआई। ठीक है, दूसरा क्लियरिंग हाउस होता है, मैंने तुम्हें एनएसीएच बताया था। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था? एनएसीएच बताया था, NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यानी एक बैंक का चेक आप दूसरी बैंक में कैश करा सकते हो। ठीक है, एक बैंक का चेक दूसरी बैंक में आप कैश करा सकते हो, यानी दूसरी बैंक, दूसरे मतलब जो बैंक है वो दूसरी बैंक का चेक एक्सेप्ट करती है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को करवाने की जिम्मेदारी होती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की। ठीक है, तो बैंक्स का जो चेक का सिस्टम है वो चलाता है NACH। ठीक है, तो शेड्यूल बैंक में NACH काम करता है, ये इनके चेक्स को कैश दूसरी बैंकों में करवा लेता है। लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक्स में चेक वाला सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, आप एक नॉन शेड्यूल बैंक का चेक दूसरे नॉन शेड्यूल बैंक में नहीं डिपॉजिट कर पाओगे, वहां वो कैश नहीं होगा। ठीक है, आप उसी बैंक का चेक उसी बैंक में आपको डिपॉजिट करना होगा तो ही ये आपका चेक सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो चेक्स वर्क करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो लिख दोगे चेक नॉट वर्किंग। चेक नॉट वर्किंग ड्यू टू NACH। ठीक है, ड्यू टू NACH। दो मेजर डिफरेंस समझ में आ गए, फर्स्ट वन, सेकंड वन। ठीक, तीसरा डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, जो CRR है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR जो शेड्यूल बैंक्स हैं ये मेंटेन करेंगी विद आरबीआई, वाइल CRR जो नॉन शेड्यूल बैंक हैं ये अपने पास ही डिपॉजिट करके रखेंगे। एक और चीज समझ लो, CRR डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, और ये क्या करेंगे? CRR डिपॉजिट विद देमसेल्फ। ठीक है, अपने पास ही ये डिपॉजिट करके रखेंगे। ठीक है, तीसरा बड़ा रीजन समझ लो, CRR आरबीआई के पास डिपॉजिट होगा, और नॉन शेड्यूल बैंक्स में CRR किसके पास डिपॉजिट होगा? उन बैंकों के खुद पास। ठीक है, तीसरी चीज, जो आरबीआई है ना, वो हमेशा रिकमेंड करेगी आप शेड्यूल बैंक्स में ही खाता खुलाएं। ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक में खाता खुलाने से, उन्हें पैसे डिपॉजिट करने से बचें। इन केस अगर आपका पैसा डूबता है तो कॉमर्शियल बैंक्स में तो संभावना ये है कि उनके डूबने की चांसेस बहुत कम होते हैं, और दूसरे 5 लाख तक का आपका पैसा उसमें सिक्योर रहता है। वहीं पर हम नॉन शेड्यूल बैंक की बात करेंगे तो इसमें कोई आपको खास सिक्योरिटी देखने को नहीं मिल पाती है। ठीक, कोई खास सिक्योरिटी आपको देखने को
नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सिनेरियो है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमर्शियल बैंक। ये तो शेड्यूल बैंक हो गई और नॉन शेड्यूल बैंक हो गई। हमने आपको बच्चे बताया था जब हमने ये डायग्राम बना रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, शेड्यूल बैंक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। किसमें डिवाइड किया, कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होती हैं, कॉमर्शियल बैंक वो होती हैं जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जो बैंकिंग चला ही इसलिए रही हैं ताकि पैसे कमाए जा सके। ठीक है, ताकि पैसे कमाए जा सके, समाज सेवा इनसे इनका बस नहीं है, इनके लिए नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, समाज सेवा इनके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल बैंक होंगे। अब ये प्राइवेट बैंक्स भी हैं, पब्लिक बैंक भी हैं, आरआरबी भी हैं, फॉरेन बैंक भी हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंक जिनकी ओनरशिप एक प्राइवेट एंटिटी होल्ड करता है उन्हें हम बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप। जिनकी ओनरशिप कौन होल्ड करता है, एक प्राइवेट एंटिटी। पब्लिक ओनरशिप जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट होल्ड करती है, जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, उसे हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंक। ठीक है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये थोड़ा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, फॉरेन बैंक का मैं आपको बता चुका हूँ, वो बैंक है जिनकी ओनरशिप इंडिया से बाहर लाई करती है, वो सब फॉरेन बैंक में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब मैंने आपसे कहा था रीजनल रूरल बैंक की हम बात करेंगे, तो चलो आरआरबी पर थोड़ा सा डिटेल है, इसके बारे में जान लेते हैं। आरआरबीज इन्हें क्या बोलेंगे, रीजनल रूरल 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 बैंक। देखो बच्चे, हुआ क्या था कि जब हमने कॉमर्शियल बैंकें बनाई है ना, तो बड़ी बड़ी बैंकें बनी, और हमने इनसे कहा कि आप जाइए और इस गांव में जाके बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराइए। बैंकों ने मना कर दिया कि सब हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि सब हम वहाँ उस गांव में ब्रांच खोलेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठाएंगे, लेकिन वहाँ पर ट्रांजैक्शन इतनी नहीं है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, और हमारा खर्चा निकलेगा नहीं, हम तो घाटे में जाएंगे। और घाटे में हम काम क्यों करें, हम तो हैं ही कॉमर्शियल बैंक, प्रॉफिट के लिए आए हैं हम तो हम घाटे में काम क्यों करेंगे। तो सरकार ने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है यार, तुम तो घाटे में जाओगे तो क्या किया जाए। तो सरकार ने क्या किया, एक कॉर्पस फंड बनाया, है ना, कुछ पैसा इकट्ठा किया, जिसमें सेंटर को बोला कि वो कुछ पैसा देगा, स्टेट को बोला कि वो कुछ पैसा देगा। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट, ध्यान रखना, सेंटर और स्टेट ने कुछ कुछ पैसा इसमें इकट्ठा किया। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटर ने बोला कि हम आपको 50% पैसा दे देंगे। ठीक है, बैंक, नई बैंक सेटअप करो। ठीक है, और उस नई बैंक सेटअप करने के लिए सेंटर बोला कि हम आपको 50% पैसा दे देंगे। ठीक है, स्टेट बोला कि हम आपको 15% पैसा दे देंगे। और वहीं पर जिस बैंक को बोला गया, सपोज करो मैंने बोला कि एसबीआई को कि आप एक आरआरबी बना दो भैया इस सेक्टर में, इस जगह पर, तो एसबीआई ने बोला कि हम तो पैसा नहीं लगाएंगे, हम तो घाटे में जाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, घाटे में मत जाओ, पैसा हम दे देते हैं। कितना दे देते हैं, 50% हम दे देंगे। स्टेट ने बोला 15% हम दे देंगे। तो फिर बैंक को बोला गया आप 35% तुम खुद दोगे। ठीक है, तो बैंक कितना डिपॉजिट करें, कितना लेकर आएंगे पैसा, 35%। तो इस तरीके से एक नई बैंक बना दी गई, जिसका काम ही यही था कि वो रूरल एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में सर्व करें। फायदा हो घाटा वो अलग बात है। हाँ, मोटिव क्या है, मोटिव इनका भी प्रॉफिट का है, ध्यान रखना, मोटिव इनका क्या है, इनका भी प्रॉफिट का है, ये भी कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में है, लेकिन इनका वर्किंग करने का कंडीशन, वर्किंग करने का एरिया थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम क्या बोलेंगे ना, आरआरबी बोलते हैं। ये परसेंटेज हो सकता है कभी पूछ ली जाए, है ना, तो अच्छे से परसेंटेज है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको बस नज़र में ध्यान में रख लेना। ठीक है, और आरआरबी को इस्टेब्लिश किया गया था, एक ऑर्डिनेंस लेकर आया था 1975 में। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे 1975 में।
अच्छा, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस आप ये समझ लो कि वैसे हमें कुछ भी चीज़ बनवानी होती है, कुछ भी एक्ट बनवाना होता है, तो हमें पार्लियामेंट में उसका प्रपोजल रखना होता है, जिसे हम बिल बोलते हैं उस प्रपोजल को, है। उस प्रपोजल के थ्रू जो कुछ बनता है तो उसे हम एक्ट बोलते हैं। सरकार क्या करती है कि इमरजेंसी कंडीशंस में हर बात, हर प्रपोजल पार्लियामेंट के सामने नहीं रखती, वो अपने स्तर से कुछ फैसले ले लेती है, और जो फैसले लेती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो 1975 में एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है सरकार और आरआरबीज को इस्टेब्लिश कर देती है, आरआरबीज को इस्टेब्लिश कर देती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ, अब इनका आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आर्यवर्त है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, असम ग्रामीण विकास बैंक है। तो आर्यवर्त मुझे लगता है अगर यूपी से हो तो आपने सुन रखा है ना, ये काफ़ी फेमस बैंक है। तो यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे आर्यवर्त बैंक। ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। किसकी बात करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का मैंने एक आइडिया तुमको दे रखा है, कोऑपरेटिव बैंक होती कैसी हैं। ठीक है, क्या दे रखा है कि कोऑपरेटिव बैंक एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिनका मेन मकसद होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पर सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक, चलो लिख ही लो। क्या हो गया? कोऑपरेटिव बैंक। अब इस चीज़ को समझना बच्चे, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं? इस्टेब्लिश बाई ग्रुप। ठीक है, इस्टेब्लिश बाई ए ग्रुप। ठीक है, मोटिव क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, ओनली टू प्रोवाइड सर्विस। ठीक है, सर्विस को प्रोवाइड कराना। ठीक, रजिस्टर किस में होती है? बाकी सब मैंने बताया था, आरबीआई एक्ट में रजिस्टर होंगी। ठीक है, या तो ऑर्डिनेंस एक्ट में होंगी 1975 वाले में। ठीक है, आरआरबी। जो कोऑपरेटिव बैंक है ये किस में रजिस्टर होती हैं? इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है कंपनी की तरह। ये होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। किस में होती हैं? कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसके अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। किसका होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये काम कैसे करती हैं? ये इन्हें देखो, बैंक है तो आरबीआई तो इनको मॉनिटर करेगा ही। तो वर्क अंडर आरबीआई, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इन एक्ट्स के अंदर ये काम करती है। ठीक है, बैंकिंग लॉ एक्ट है एक और एक्ट इसके अंदर काम आता है, बैंकिंग लॉ एक्ट 1965, बैंकिंग लॉ एक्ट 1965। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि आरबीआई इनको कंट्रोल करेगी, बैंकिंग के जो रूल्स होंगे वो इन पर लागू होंगे। ठीक है, भले ही ये इंडिविजुअल्स ने बनाई है लेकिन फिर भी ये लागू होंगे। ठीक है, अब इनकी एक खासियत है कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो जो हमारे प्राइवेट बैंक्स थे, है ना, या स्टेट्स बैंक्स हैं, जो पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स में आप ऐसे मान के चलो कि मैं ओनर हूँ, है ना, मैं जिसको चाहूँगा उसको एमडी बनाऊंगा, जिसको चाहूँगा उसको डायरेक्टर बनाऊंगा, मैं जिसको चाहूँगा उसको सीईओ बनाऊंगा। ये मेरे ऊपर है, मेरे पास पावर है, बिकॉज आई एम द ओनर। ठीक है, यही चीज़ सरकार के पास है। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में ओनरशिप किसी के पास नहीं है, ओनर कोई नहीं है।
तो यहाँ पर अगर आपको कोई ऑफिशियल्स चेंज करने हैं, कोई ऑफिशियल अपॉइंट करने हैं, जैसे एमडी है, जैसे आपके सीईओ हैं, ठीक है, इन्हें आपको अपॉइंट करना है, ध्यान रखना। तो कैसे करोगे? तो वहाँ पर होती है वोटिंग। कैसे होती है? वोटिंग। क्या होती है बच्चे? वोटिंग होती है। तो जिसने, अच्छा ध्यान रखना, अच्छा एक तो होता है कोऑपरेटिव बैंक, मैंने आपको बताया जो लोग आए अपना पैसा इकट्ठा किया और उस बैंक में डाल दिया और बैंक बना दिया, ठीक है, वो तो इस्टेब्लिशिंग मेंबर हो गए, वो तो वोट करेंगे ही करेंगे। साथ साथ जो उस बैंक के डिपॉजिटर हैं, दे बाई डिफैक्टो बिकम द मेंबर ऑफ द बैंक, ठीक है। जो डिपॉजिटर हैं, ध्यान रखना, डिपॉजिटर, जो डिपॉजिटर हैं ये बाय डिफैक्टो क्या बन जाते हैं? मेंबर बन जाते हैं ऑफ बैंक, ठीक है। अब कुछ भी आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको वोटिंग करानी पड़ेगी, है ना। चेयरमैन चेंज करना है, एमडी चेंज करना है, इनके लिए वोटिंग होगी। और वोट कौन करेंगे? जितने भी डिपॉजिटर हैं। अब चाहे उस व्यक्ति ने 1 रुपया डिपॉजिट कर रखा हो, 1 लाख कर रखा हो उस बैंक में, 1 करोड़ रुपए जमा कर रखा हो उस बैंक में, वोट कितना करेगा? वो अपना सिंगल वोट ही डालेगा, है ना। कितना डालेगा? सिंगल वोट। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इस बैंक में मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है तो मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए, नहीं, वो नहीं चलेगी। आप अपना वोट डाल सकते हो, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उस बैंक के, वो सारे वोट करेंगे, ठीक है, सब वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने बोलते हैं कोऑपरेटिव का चुनाव जो होता है, कोऑपरेटिव का आप देखोगे हर 2 साल में होता है, तो देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इनका इलेक्शन का तरीका काफ़ी कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक वेज में होता है ये, ठीक है, काफ़ी डेमोक्रेटिक वे में होता है। चलिए, इसकी आगे की हम क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।